बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जिसके अंदर हम बर्ड्स में फ़्लाइट का मेकनिज़म और जो इनके मसल्स हैं, मेनली वो मसल्स जो फ़्लाइट के साथ एसोसिएटेड हैं और इनको फ़्लाइट मसल्स भी कहा जाता है, हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। तो बर्ड्स के अंदर जो सबसे बड़े वाले और सबसे पावरफुल मसल्स होते हैं, ये इनके फ़्लाइट मसल्स होते हैं। तो इनकी अटैचमेंट का एक सिरा इनकी सीने की हड्डी के साथ जुड़ा होता है, दूसरा सिरा इनके बाजुओं तक जाता है। क्योंकि बर्ड्स के अंदर से एक बर्ड से आपका बहुत वास्ता पड़ा हुआ है जिसको चिकन कहा जाता है। चिकन को आपने खाया भी हुआ है और चिकन की हड्डियाँ भी आपको पता है किस तरह की होती हैं। इसमें जो चिकन के विंग्स होते हैं, विंग्स पे कोई बहुत ज़्यादा गोश्त नहीं होता। तो विंग्स को कंट्रोल करने वाले जो मसल्स होते हैं वो बर्ड्स के चेस्ट पे होते हैं, लेकिन उनका एक एक सिरे पर आगे विंग्स के साथ अटैच होते हैं। तो इनकी फ़िज़ियोलॉजी के अंदर इस तरह के अडाप्टेशंस और चेंजेस हैं जिनसे ये जो मसल्स हैं ये फ़्लाइट के लिए बेहतर तरीके से अडाप्टेड होते हैं। एक तो ये बड़ी स्पीड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर जाते हैं, और दूसरा इनमें मसल फैटीग बहुत कम होती है, यानी कि इनमें लैक्टिक एसिड वैसे जमा नहीं होता। इन मसल के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी तादाद भी एवरेज मसल सेल की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होती है, और यही एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP वो पैदा करते हैं ताकि फ़्लाइट के दौरान बर्ड्स को एनर्जी की शॉर्टेज का सामना ना करना पड़े। इसके अंदर से जो माइग्रेटरी बर्ड हैं ये ज़्यादा नोटिसेबल हैं, क्योंकि ये कई कई सौ किलोमीटर तक बग़ैर रुके, आई रिपीट, बग़ैर रुके बग़ैर स्टे किए उड़ते रहते हैं। ये खाने पीने के लिए भी नहीं उतरते, और उस दौरान इनकी बॉडी में जो फ़ैट्स जमा होते हैं ये उसके ऊपर गुजारा करते हैं। और लंबे डिस्टेंस से मुराद इतना डिस्टेंस कि ये हमारे नॉर्थ में, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर वाली साइड पे जो कंट्री है रशिया, उसके दरमियान में करके इलाका है जिसको साइबेरिया कहा जाता है। साइबेरिया दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट है, बर्फ़ानी इलाका है, वहाँ पे पौधे वगैरह भी ना होने के बराबर हैं। तो वहाँ पे जब सर्दियाँ आती हैं तो टम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी 50 डिग्री नीचे चला जाता है। इसलिए बर्ड्स वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते। ये सर्दियों के मौसम में माइग्रेट करके गर्म इलाकों की तरफ चले जाते हैं, जिनमें ट्रॉपिकल कंट्रीज़ आती हैं, और पास चूँकि पाकिस्तान, इंडिया इधर भी आते हैं, और इनमें से कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ तक चले जाते हैं। तो ये बहुत लंबा डिस्टेंस बनता है जिसको ये उड़ते हुए तय करते हैं, अपना रास्ता भी नहीं भूलते। उसके लिए इनका ब्रेन, इनकी आईसाइट, ये सारी चीज़ें मिलके काम करते हैं। खैर, जो डोमेस्टिक फाउल हैं, यानी कि वो परिंदे जिनको घरों में पाला जाता है, तो इनकी सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके इनकी बहुत सारी ब्रीड्स तैयार की गई हैं ताकि इससे वाइट मीट यानी कि गोश्त हासिल किया जा सके। क्योंकि जो बर्ड्स का गोश्त है, मेनली जो मुर्गे का गोश्त है, ये एक तो इजीली अवेलेबल और रेडीली अवेलेबल है, और दूसरा ये सस्ता भी है, हर आदमी की पहुंच में है। दरमियान में कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है, और इसको सभी खा लेते हैं। मतलब कि कई लोग बीफ या मटन नहीं खाते, मैं खुद नहीं खाता, लेकिन चिकन तकरीबन सभी खा लेते हैं। तो जो वाइट मीट होता है ना, यानी कि ब्रायलर वगैरह का गोश्त जो कि कलर में और पकने के बाद ये वाइट हो जाता है, ये फ़्लाइट के लिए पूरली अडाप्टेड होता है। क्योंकि एक तो ब्रायलर बजाते खुद आपको पता है कि नहीं उड़ते ये, दूसरा ये है कि इसके जो फाइबर्स होते हैं, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होते हैं, वास्कुलराइजेशन यानी कि उसमें जो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है वो भी बहुत निकम्मा और छोटा सा होता है। इसके बरक्स अगर देसी मुर्गे का गोश्त आप लोगों ने खाया है तो उसके गोश्त का कलर ब्रायलर की तरह का वाइट नहीं बल्कि पिंकिश होता है। असील मुर्गे के अंदर ये कलर उससे डार्क हो जाता है, और ये जो
जंगली परिंदे होते हैं जिनको शिकार करके खाया जाता है, इनके गोश्त का कलर रेड होता है। अब रेड होने का मतलब ये है कि इसके गोश्त के अंदर जो वास्कुलराइजेशन है, यानी कि बारीक बारीक ब्लड वेसल्स, उसका बहुत पेचीदा नेटवर्क एक फैला हुआ है। तो उसकी क्वालिटी और ये जो चिकन वगैरह बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड एक ऑर्गेनिज़म है, इसकी क्वालिटी में और इनके टेक्सचर के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं डिफरेंट तरह की फ़्लाइट के लिए अडाप्टेड होते हैं। फ़्लाइट की टाइप्स होती हैं, मतलब कि सोरिंग फ़्लाइट, ग्लाइडिंग फ़्लाइट, रेप्टोरियल फ़्लाइट या फ्लैपिंग फ़्लाइट वगैरह। तो बर्ड के विंग एक एयरफॉयल के तौर पे काम करते हैं। एयरफॉयल एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसकी ऊपर वाली साइड से और नीचे वाली साइड से गुजरने वाली एयर की स्पीड एक नहीं होती। इसका रीज़न एयरफॉयल का शेप है उसकी। तो एयरफॉयल या एरोफॉयल, इसकी बेस्ट एग्जांपल के लिए परिंदों के पर भी यूज़ किए जाते हैं, या जो किसी एरोप्लेन एयरक्राफ्ट के विंग्स होते हैं उसको भी अगर आप साइड से देख रहे हैं तो उसको भी एयरफॉयल ही कहते हैं, और उसको एयरफॉयल की एग्जांपल के तौर पे यूज़ भी किया जाता है। तो विंग्स का जो अगला सिरा होता है ये कंपैरेटिवली मोटा होता है, इसका पिछला सिरा जो उसकी टेल वाली साइड वाला सिरा है वो पतला होता है। इसके अलावा जो विंग्स की ऊपर वाली सरफेस होती है कन्वेक्स, यानी कि थोड़ी सी ऊपर को उठी होती है, और जो विंग की नीचे वाली सरफेस है ये थोड़ी सी कॉन्केव यानी कि अंदर को दबी होती है। तो इसी शेप में चेंज की वजह से जो पर के ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड है, यहाँ से जो हवा गुज़रती है इसकी स्पीड में डिफरेंस आ जाता है। नीचे वाली साइड पे जो एयर प्रेशर है ज़्यादा हो जाता है, ऊपर वाली साइड पे एयर प्रेशर कम हो जाता है। तो नीचे से ऊपर की तरफ बर्ड को लिफ्ट यानी कि ऊपर को उछाल की एक तरह से फोर्स मिलती है, और जिससे फिर ये बर्ड्स ऊपर को उठ जाते हैं। अच्छा बेटा, इसके अंदर 21.6A ये वाली फिगर की बात हो रही है जो ऊपर वाली है। इसके अंदर आप देखें कि ये इसके पर का इंटीरियर सिरा है, ये इसका पोस्टीरियर सिरा है। तो इंटीरियर मार्जिन इसका मोटा है, पोस्टीरियर मार्जिन इसका पतला है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये ऊपर वाली जो इसकी सरफेस है थोड़ी सी कन्वेक्स है, यानी कि ऐसे ऊपर को उठी हुई है। तो इसकी नीचे वाली सरफेस है ये कॉन्केव है, यानी कि अंदर को थोड़ी दबी हुई है। अब इस शेप की वजह से देखें कि ये जो ब्लैक कलर के एरोज़ हैं ये एयर है जो इसके ऊपर से गुज़र रही है। ऊपर से गुज़रने की स्पीड और नीचे से गुज़रने की स्पीड एक नहीं है, इसी वजह से इसको ऊपर को लिफ्ट मिलती है और बर्ड फिर आगे गुजरते हैं। तो ये जो टोटल मैकेनिज़्म है ना, ये वाला पिक्चर में तो आपको क्लियर नहीं होगा कि बर्ड्स को अपने विंग्स को ऐसे ऊपर नीचे मूव नहीं करते। ये जिस तरह से इन्फिनिटी सिंबल होता है, यानी कि इस डायरेक्शन में इसको ये मूव करते हैं, ऐसे ऊपर नीचे नहीं, स्पीड में मूव कर रहे होते हैं। देखने में यही लगता है कि बर्ड्स इसको सिर्फ ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, तो ये ऊपर नीचे नहीं, अपने पर को एक दफ़ा ऐसे आगे को, फिर इस तरह से पीछे को, फिर इस तरह से मूव करते हैं। ये डायग्राम अच्छी नहीं है, मैं आपको इसके साथ एक एडिशनल वीडियो सेंड कर देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाए। तो बर्ड्स के परों से क्रिएट होने वाली लिफ्ट इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि जो बर्ड का वेट है उससे उसको भी ओवरकम कर जाए, मतलब कि उससे भी ज़्यादा हो और बर्ड को ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर उठा दे। इस चीज़ के अंदर जो सपोर्टिव फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर ये जो बर्ड्स हैं, एक तो ये उड़ते हुए एयर करंट्स जो होते हैं उनके ऊपर ट्रैवल करते हैं। एयर करंट हवा के बहाव को कहते हैं। जैसे ही हम तो ज़मीन की सरफेस पे रहते हैं ना, जैसे ही हम इससे कोई ऊंचाई पे थोड़ा जाते हैं तो वहाँ पे हवा हर वक्त चलती रहती है, और हवा ज़मीन से ऐसे सर्कल्स की फॉर्म में ऊपर उठती है, और बर्ड्स वही वो जो हवा की लहरें एक तरह से आप समझ लें,
तो उस हवा के बहाव के ऊपर ऊपर ये उड़ते हैं। तो जैसे ही एयर करंट ख़त्म होता है तो ये फौरी तौर पे अपने परों को फड़फड़ाते हैं और दोबारा से कोई दूसरा एयर करंट ढूंढ के उसके ऊपर ये शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, बात हो रही थी ये टर्बुलेंस वाली। तो टर्बुलेंस आपने फिज़िक्स में पढ़ी थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसको एक मीडियम में रखा जाता है, चाहे पानी है स्पीड में आ रहा है या एयर है, कोई भी चीज़ है, तो ऑब्जेक्ट की शेप के अकॉर्डिंग जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट ख़त्म होता है तो वहाँ पे आके जो हवा या पानी है वो इस तरह से पीछे को मुड़ना शुरू कर देता है। तो इसको टर्बुलेंस कहा जाता है। तो बर्ड्स के विंग्स इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि यही ये जो टर्बुलेंस है ये इसको इस तरह से मोड़ते हैं कि ये टर्बुलेंस इसी को ही आगे को प्रोपेल करने में मदद देती है। मतलब कि जिधर ये पर की मोटी साइड इसने इधर को मूव करना है, पर के नीचे से गुजरने वाली हवा और ऊपर से गुजरने वाली हवा, वो दोनों इसको बैक साइड से आगे को थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे ये फर्दर आगे को मूव करता है। तो टर्बुलेंस इस केस के अंदर कम हो जाती है कि हवा जो इसके ऊपर से गुजर रही है पार से, ये इसके किनारे की तरफ को, मतलब कि उधर को इसको डाइवर्ट किया जाए। तो ये जो स्लॉटिंग का प्रोसेस है, स्लॉटिंग के लिए जो एरोप्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स के परों के जो एंड वाले सिरे होते हैं वो प्रोपेलर लाइक होते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। बर्ड्स के केस के अंदर इनके विंग्स के एंड पे जो फीदर्स लगे होते हैं वो फीदर्स ये काम करते हैं ताकि पर के ऊपर जो एयर प्रेशर है उसको अपने फ़ायदे के लिहाज से डाइवर्ट किया जा सके। उसके बाद ये जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है एल्यूलार, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्मॉल फीदर्स दैट बोन्स ऑफ द मीडियल डिजिट स्पोर्ट। मीडियल डिजिट इनका जो पार होता है बेसिकली बाजू या रिड्यूस, कुछ बोन्स इसमें रिड्यूस हो जाती हैं, कुछ इनलार्ज हो जाती हैं, कुछ आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स के अंदर आपने इसको पढ़ा भी हुआ है पहले, तो ये बेसिकली हमारे बाजू जैसा ही है, वैसे ही इसमें बोन्स हैं। और लेकिन जो इसकी आगे से फिंगर्स हैं, जो कि आप ये फिंगर की तरह या इसको हमारे फिंगर्स की तरह यूज़ नहीं करते, ये उनकी शेप चेंज हो जाती है, उसके ऊपर इसके फीदर्स अटैच हो जाते हैं। तो जहाँ पे इसकी दरमियान वाली फ़िंगर यानी कि जो हमारी लंबी वाली फ़िंगर बनती है, इसके पर में जहाँ पे वो वाली बोन होती है और उसके साथ जो छोटे छोटे फीदर्स अटैच होते हैं, वो पूरे ग्रुप को एल्यूला कहा जाता है। तो टेक ऑफ के दौरान यानी कि जब परिंदे ज़मीन से अपनी फ़्लाइट स्टार्ट करके ऊपर को उठते हैं या फिर वापस ज़मीन पे उतरते हैं या होवरिंग फ़्लाइट हवा में उड़ते हुए एक ही जगह पे चक्कर लगाते रहते हैं, तो उसके ऊपर जो हवा का एंगल ऑफ अटैक है वो ज़्यादा हो जाता है और ये एल्यूला वाला पोर्शन थोड़ा सा ऊपर को उठ जाता है। तो सोरिंग फ़्लाइट ये जिस तरह चीलें वगैरह उड़ रही होती हैं ना, एक बड़े दायरे में आहिस्ता आहिस्ता अपने पर लगातार खुली पोजीशन में रखते हैं और एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर या 8 के सिंबल में चक्कर लगाते रहते हैं, उसको सोरिंग फ़्लाइट कहते हैं। और फास्ट फ़्लाइट के अंदर जिस तरह फैल्कन्स वगैरह की फ़्लाइट होती है, तो उस वक्त जो एंगल ऑफ अटैक है एयर का ये कम हो जाता है और स्लॉटिंग यानी कि पर के पिछले हिस्से जो हवा गुजरती है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, दोबारा से यही है, ये इसका विंग और ये विंग के ऊपर पोर्शन बेसिकली इसके साथ ही अटैच होता है, लेकिन ये समझाने के लिए थोड़ा सा ऊपर करके बनाया है। और इसके ऊपर से वही चीज़ जो हमने पढ़ी है, ये एरोज़ की डायरेक्शन को शो करती है। और डी वाली ये पिक्चर नीचे वाली है जिसके अंदर एक ये मुर्गाबी अपने परों को फड़फड़ाते हुए फिर आगे को उड़ रही है। तो विंग का जो डिस्टल पार्ट है, डिस्टल पार्ट का मतलब होता है कि पर का जो दूर वाला सिरा, यानी कि ये सिरा तो बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है ना, प्रॉक्सिमल पार्ट है। ये जो इसका बाहर वाला सिरा है ना, जहाँ पे इसके फ्री फीदर जिनको फिंगर्स कहते हैं, ये इसका डिस्टल पार्ट होता है, इसी की बात हो रही है। तो डिस्टल पार्ट फ़्लाइट के दौरान बहुत सारी प्रोपल्सिव यानी कि इसको जो धकेलने वाली फोर्स है वो पैदा करता है। चूँकि ये शोल्डर के जॉइंट से परे होता है, इसलिए ये विंग के प्रॉक्सिमल पार्ट यानी कि वो सिरा जो बॉडी के साथ अटैच है उसकी निस्बत तेज़ और ज़्यादा मूव करता है। तो डाउन स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक, जब परिंदे उड़ने लगे अपने परों को एक दफ़ा इकट्ठा करके नीचे को मारते हैं और उसके रिएक्शन में ऊपर को उठते हैं, वो डाउन स्ट्रोक
या उसको पावर स्ट्रोक कहते हैं। तो उस वक्त इसकी जो लीडिंग एज यानी कि डिस्टल पार्ट के जो किनारे होते हैं थोड़े से नीचे, और उसके बाद ये जब ऊपर को जाते हैं अपने पार को दोबारा ऊपर को इकट्ठा करते हैं तो सीधा ऊपर को नहीं लेके जाते, उसको थोड़ा सा तिरछा करके और ये इन्फिनिटी सिंबल की शेप में मूव करते हैं। तो ये वही थ्रस्ट फोर्स इसको इससे मिलती है जिस तरह से एयरप्लेन के प्रोपेलर्स की वजह से इसको मिलती है। खैर यही बार बार आ रही है तो मैं आपको इसके बाद वाली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ जल्दी से, क्योंकि आपकी बुक के अंदर सैडली ये टॉपिक इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। अप स्ट्रोक या रिकवरी स्ट्रोक, इसका ऑपोजिट है। इसके अंदर जो पर का डिस्टल पार्ट है इसकी डायरेक्शन ऊपर को हो जाती है। अप स्ट्रोक का मतलब ये है कि जब परिंदा एक दफ़ा अपने पर ऊपर को करता है इसको अप स्ट्रोक या रिकवरी स्ट्रोक कहते हैं, और जब वो ऊपर को करके एकदम से उनको नीचे को मारता है और उसके रिएक्शन में ऊपर को उठता है वो इसका डाउनवर्ड स्ट्रोक होता है। तो उस वक्त जो इसका डिस्टल पार्ट है यानी कि इसका जो सिरा है इसकी डायरेक्शन बाहर को होती है ताकि रेजिस्टेंस को कम किया जा सके। इसके अलावा इसके पार के अंदर जो फीदर्स लगे होते हैं इनके किनारे एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, यानी कि हर पार का सिरा अपने से अगले पार या फीदर के सिरे से थोड़ा सा ऊपर होता है। इससे ये होता है कि जब हवा इसके नीचे से गुज़रती है एक तो इसको क्रॉस करके बाहर नहीं निकल सकती, दूसरा ये होता है कि मतलब कि इसके किनारे आपस में अटैच होते हैं, बंद होते हैं, और ये बिल्कुल हवा को सील कर देता है, क्योंकि अगर पार के अंदर से हवा गुज़र के परली तरफ चली जाएगी तो फिर ये कभी भी उड़ नहीं सकते। इसी वजह से आपने वो कल वाले लेक्चर में भी पढ़ा था कि ये अपने परों को चोंच फेर फेर के सीधा करते रहते हैं और उनके जितने भी वो हेम्यूलाई अपनी जगह से उतरे होते हैं उनको वापस उनकी जगह पे फिट करते हैं ताकि इनके पार प्रॉपरली क्लोज्ड रहें और उनके सिरे नेचुरल पोजीशन में एक दूसरे को ओवरलैप करते रहें। अच्छा, उसके बाद बर्ड की जो टेल होती है इसकी टेल कई तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती है। सबसे पहले तो इसको उड़ते हुए बैलेंस करने में मदद देती है कि ये लेफ़्ट या राइट को टिल्ट नहीं होता, सीधा रहता है। दूसरा, अगर इसने हवा में उड़ते हुए अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, मुड़ना है, तो उस दौरान इसको हेल्प करती है। और उसके बाद जब ये फ़्लाइट ख़त्म करके ज़मीन पे उतरते हैं या किसी ब्रांच वगैरह पे बैठने लगते हैं उस दौरान ये अपनी टेल को डाउनवर्ड पोजीशन में ला के उसके परों को फैला लेते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस पैदा होती है और ये ब्रेक की तरह से वर्क करती है और इनकी स्पीड को रिड्यूस करके इनको ज़मीन पे उतार देती है। इसके अलावा अगर ये कम स्पीड पे उड़ रहे हैं तो उस वक्त इसके जो परों का फैलाव होता है इसको प्रॉपर लिफ्ट प्रोवाइड नहीं करता, तभी अपनी जो टेल है इसको सीधा यानी कि ज़मीन के साथ हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख के उसके परों को फैला लेते हैं, जिससे सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है और नीचे से जो एयर स्ट्राइक कर रही होती है वो ज़्यादा लिफ्ट प्रोवाइड करती है। सिमिलरली जब ये हॉरिजॉन्टल फ्लाइट यानी कि जिस तरह से ज़मीन है, जैसे समझें कि ये ज़मीन की सरफेस है तो बर्ड भी इसके ऊपर इसी तरह उड़ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल फ़्लाइट होती है। और दूसरी जो वर्टिकल फ़्लाइट उसका मतलब ये है कि ये ज़मीन की सरफेस है लेकिन बर्ड यहाँ से ऐसे सीधा ऊपर को उठ रहा है, ये वर्टिकल फ़्लाइट होती है। उस दौरान भी जो टेल के फीदर्स हैं ये फैल जाते हैं और बर्ड को ज़्यादा लिफ्ट प्रोवाइड करते हैं, और अगर टेल के फीदर्स को इकट्ठा करके बंद कर लें तो इसका इफ़ेक्ट ऑपोजिट होता है और बर्ड की स्पीड स्लो हो जाती है और वो नीचे को आने लग जाता है। इसके अलावा अगर ये अपनी टेल को लेफ़्ट या राइट वाली साइड पे झुकाते हैं तो उससे जो बर्ड है ये स्टीयर करता है, माने तो ये भी लेफ़्ट या राइट साइड को मुड़ जाता है उस वक्त। उसके अलावा जब एक बर्ड ज़मीन पे लैंड करने लगता है तो उसकी जो टेल है ये एक तो नीचे की तरफ को मुड़ जाती है और दूसरा इसके फीदर फिर से चौड़े हो जाते हैं ताकि ये हवा में लगने वाली ब्रेक के तौर पे काम करे और उसको कम कर दे। तो कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो मेल्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सन बर्ड जिसको नेक्टरीनिया कहा जाता है और विडो बर्ड्स जिसको यूप्लेक्टिस कहा जाता है, इनकी टेल के अंदर बड़ी खूबसूरत किस्म के ऑर्नामेंटेशन यानी कि डेकोरेशन होती है। मतलब ये है कि इनकी टेल के अंदर एडिशनली बहुत सारे खूबसूरत किस्म के फीदर्स लगे होते हैं जिनका फ़्लाइट से तो कोई लेना देना नहीं है,
लेकिन वो फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए और रिप्रोडक्टिव सक्सेस को इंश्योर करने के लिए यूज़ होते हैं। इसमें पीकॉक की एग्जांपल भी है, क्योंकि पीकॉक बेसिकली हमारे एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। वो आपकी अमेरिकन है, उधर वाली साइड पे होता तो है लेकिन कम होता है। तो पीकॉक की टेल जो कि बहुत बड़े साइज़ की होती है, तो ये इसको उड़ने में कोई इतना सपोर्ट नहीं करती, बल्कि प्रॉब्लम पैदा करती। इतनी लंबी और टेल और इसका वेट भी काफ़ी सारा होता है, इसको साथ लेके उड़ना एक मसला है। लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट है, क्योंकि ये उड़ने की बजाय ये ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज़ होती है, यानी कि डेकोरेटिव पर्पस के लिए, फ़ीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। डिफरेंट बर्ड्स की फ़्लाइट डिफरेंट तरह की होती है, या कोई एक ही बर्ड है लेकिन अलग-अलग टाइम पे वो भी अलग तरह की फ़्लाइट को यूज़ करता है। एक ग्लाइडिंग फ़्लाइट होती है जिसमें अपने परों को थोड़ा सा फैला के एक ऊंची सरफेस से दूसरी सरफेस तक आते हैं। जैसे मुर्गी थी, छत पे बैठी, उसने अपने पर खोले और नीचे आ गई। तो ये फ़्लाइट भी है, लेकिन फ़्लाइट की एक टाइप, इसको ग्लाइडिंग कहते हैं। इसका ये फ़ायदा हुआ कि वो ठा करके आगे नीचे गिरने की बजाय अपनी स्पीड को थोड़ा रिड्यूस करके आराम से ज़मीन पे उतर जाती है। इस दौरान ये लिखा भी हुआ है कि जो विंग्स हैं ये स्टेशनरी रहते हैं और बर्ड आहिस्ता आहिस्ता अपनी एल्टीट्यूड कहते हैं ऊंचाई को कम करते हुए नीचे आ जाता है। वाटरफाउल जो पानी के परिंदे पानी के ऊपर लैंड करते हैं, जो बतखें और मुर्गाबियाँ वगैरह होती हैं, ये हवा में उड़ते हुए सीधे पानी के अंदर उतर जाते हैं। तो उसके लिए भी ये ग्लाइडिंग फ़्लाइट को यूज़ करते हैं। फ्लैपिंग फ़्लाइट कहते हैं जिसमें परिंदे लगातार अपने परों को फड़फड़ाते हैं, जिस तरह से चिड़िया या कौवा उड़ता है। ये कॉमन बर्ड्स हैं, इनको आपने देखा हुआ है। तो फ्लैपिंग फ़्लाइट को पावर्ड फ़्लाइट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके लिए लगातार जो पावर है ये यूज़ हो रही होती है। और ये फ़्लाइट की सबसे कॉमन टाइप है, इसको काइंडली अंडरलाइन कर लीजिएगा अगर आपको MCQ आए। विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ़्लाइट? तो फ्लैपिंग फ़्लाइट, या इसका ही दूसरा नाम है पावर्ड फ़्लाइट, तो वो इसकी सबसे कॉमन टाइप है। तो विंग्स की शेप के अंदर बहुत सारी वेरिएशंस पाई जाती हैं। परिंदों के पर फड़फड़ाने का जो पैटर्न होता है ये भी स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करता है। पर फड़फड़ाने का पैटर्न के पर किस स्पीड में कितने खोल रहे हैं और किस स्पीड में नीचे लेके आ रहे हैं। और इसके बाद जो सोरिंग फ़्लाइट होती है, यानी कि जो बर्ड ऊपर मंडलाते रहते हैं, इसका इनको फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत कम एनर्जी खर्च करके भी अपना ज़्यादातर टाइम एयर में स्पेंड करते हैं। इसमें आपने ये चीलें वगैरह उड़ती देखी हैं, अक्सर आसमान पे उड़ रहे होते हैं। इन्होंने अपने पर लगातार ओपन पोजीशन में ही रखे होते हैं और सर्कल या बड़े बड़े सर्कल या 8 की फिगर या इन्फिनिटी सिंबल की फिगर में ये चक्कर काटते रहते हैं। तो दरमियान में कभी कभी, मतलब कि 10-15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद, ये अपने पर फड़फड़ाते ज़रूर हैं। वो रीज़न ये होता है कि ये एयर करंट्स के ऊपर फ्लाई कर रहे होते हैं। जैसे ही एयर करंट ख़त्म हो जाता है या ये उससे उतर जाते हैं, तो ये अपने पर फड़फड़ाते हैं, एक नया एयर करंट तलाश करके उसके ऊपर दोबारा से अपने पर फैला के स्टेशनरी हो जाते हैं। और वो जो एयर का प्रिंसिपल है कि किसी इलाके में जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उस इलाके की हवा भी गर्म होती है। हवा जब गर्म हो जाती है तो ये हल्की होती है और ये ऊपर को उठना शुरू कर देती है। तो हवा इसमें सीधी ऊपर को नहीं उठती। हवा जिस तरह से स्टेयर केस गोल होता है, स्प्रिंग की तरह से इस तरह चक्कर खाते हुए ऊपर उठती है। तो बर्ड्स क्या करते हैं, इन एयर करंट्स के ऊपर आते हैं और इस पर फ्री में सवारी करते हैं और हवा के साथ मुफ्त में ही ऊपर चले जाते हैं। यानी कि ये एक इनका ऐसा अडाप्टेशन है जो इन्होंने ख़ुद ये चीज़ सीखी है। इसमें इनकी एनर्जी का ख़र्चा बहुत कम होता है, ये फ्री के अंदर बहुत ऊपर भी चले जाते हैं और बग़ैर अपने परों को लगातार फ्लैप किए उड़ते भी रहते हैं। तो ये सोअरिंग फ़्लाइट है। हॉक्स, वल्चर्स और सोअरिंग बर्ड, यानी कि जिनको बर्ड्स ऑफ प्रे कहा जाता है, ऑर्डर फैल्कोनी फॉर्म्स के मेंबर,
या फिर इनका एक दूसरा नाम होता है, इनको रैप्टर्स कहा जाता है। RAPTORS, रैप्टर्स। रैप्टर्स का मतलब होता है शिकारी परिंदे, जो दूसरे जानवरों का या दूसरे परिंदों का शिकार करके उनको खाते हैं। तो ये और इनके अलावा कुछ दूसरे सोअरिंग बर्ड्स होते हैं। ये अक्सर पहाड़ों की वादियों वगैरह के अंदर उड़ते हुए और सर्कल्स की फॉर्म में उड़ते हुए मंडलाते हुए नज़र आते हैं। तो पहाड़ों के अंदर ये करते हैं कि सबसे पहले इसी तरह मंडलाते हुए हवा में थोड़े नीचे जाते हैं ताकि इनकी स्पीड इंक्रीज़ हो सके, और उसके बाद ये अप विंड यानी कि हवा के साथ ऊपर आते हैं ताकि ये बुलंदी पे पहुंच सकें। तो जैसे जैसे बर्ड स्लो होता है और उसकी हाइट दोबारा से कम होने लग जाती है, तो ये फिर दोबारा से डाउन विंड के ऊपर आता है। डाउन विंड यानी कि वो जो नीचे से हवा ऊपर को उठ रही है, और दोबारा से एयर करंट ढूंढ के उसके ऊपर शिफ्ट होके फिर ऊपर को चला जाता है। तो कई सोरर वो परिंदा है जो सोरिंग फ्लाइट करता है, उसको सोरर कहा जाता है। इनके जो पर होते हैं ये चौड़ाई में भी ज़्यादा होते हैं और इनमें स्लॉट्स बनी होती हैं, यानी कि इनके जो एंड वाले फिगर जिनको फिंगर्स कहा जाता है उनमें गैप्स होते हैं थोड़े थोड़े। इससे ये कम स्पीड के ऊपर भी अपने परों की शेप और उनको थोड़ा इकट्ठा करके उनको फैला के कई तरह के करतब भी दिखा लेते हैं और अपने आप को एडजस्ट भी कर लेते हैं। इसके अंदर ओशियानिक सोरर्स यानी कि वो परिंदे जो समंदरों के ऊपर मंडलाते हैं, जिस तरह से एल्बाट्रॉस है अपने दूसरे ऑर्डर के अंदर पड़ा था, और फ्रिगेट बर्ड्स थे। इनके पर पतले लेकिन लंबाई में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत हाई स्पीड के ऊपर भी, क्योंकि समंदर में हवा अक्सर बहुत तेज़ चल रही होती है, अगर इनके पर बहुत चौड़े वाले होते तो वो हवा इनको साथ उड़ा के कहीं का कहीं ले जाती। इसीलिए इनके पर पतले और लंबाई में ज़्यादा होते हैं, चौड़ाई में कम होते हैं। उसका इनको ये फ़ायदा है कि बहुत तेज़ हवा के अंदर भी ये अपनी पोजीशन से परे नहीं जाते और उसके साथ उड़ के कहीं नहीं चले जाते। तो हमिंग बर्ड्स हैं, ये जो फ़्लाइट करते हैं इसको होवरिंग फ़्लाइट कहते हैं। होवरिंग कहते हैं मंडलाना, यानी कि एक ही जगह के ऊपर अपने आप को रखना और वहीं पे आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करना। तो हमिंग बर्ड्स के पर और उनके बीट करने का पैटर्न बाकी परिंदों से इस मामले में डिफरेंट होता है। एक तो इनके परों की बीट करने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ये 1 सेकंड के अंदर 50 से लेके 80 दफ़ा 80 टाइम्स तक अपने परों को बीट करते हैं। इसी वजह से ये एक फ्लावर के आगे हवा में अपने आप को स्टिल रख के फ्लावर से नेक्टर पीते रहते हैं और उसके बाद वहाँ से आगे पीछे ऊपर या नीचे मूव कर जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा स्पीड पे जब इसके विंग्स बीट करते हैं तो उनके अंदर से एक साउंड प्रोड्यूस होता है, जिस तरह से मक्खी के परों से जब मक्खी उड़ती है वैसे। तो उस साउंड को हमिंग कहा जाता है और इसीलिए इस बर्ड को हमिंग बर्ड कहा जाता है। बाकी जो बड़े वाले बर्ड्स होते हैं उनमें से कोई भी इतनी ज़्यादा स्पीड के अंदर अपने परों को बीट नहीं कर सकता, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। और इस चीज़ के लिए भी हमिंग बर्ड का मेटाबॉलिज्म बाकियों की निस्बत डिफरेंट होता है। इसमें काफ़ी स्ट्रेटजीज़ पाई जाती हैं। कुछ आपने इसमें से ज़ूलॉजी पेपर ए के अंदर यानी कि फ़र्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के अंदर पहले ही पढ़ ली थी, जिसके अंदर ये डेली टॉर्पर वाली स्टेट के अंदर चला जाता है, कुछ टाइम के लिए एक्टिवेट होता है और बाकी टाइम अपनी बॉडी का इंक्रीज़्ड टेम्परेचर जो है उसको कम करने के लिए एक तरह से इस तरह गशी पड़ी होती है, इसको स्टैंड बाई मोड में गया रहता है। तो ये फ़्लाइट वाला था सारा आपका टॉपिक। इससे रिलेटेड जो फ़्लाइट वाली वीडियो है और एक इसका जो उर्दू वाला लेक्चर है और वीडियो में, वो मैं आपको इसके साथ ही सेंड कर रहा हूँ ताकि आप लोग उसको देख लें और आपका ये फ़्लाइट से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ना हो तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने। आपका पेपर ऑनलाइन होगा और उसके अंदर आपको सिर्फ MCQs आएंगे। इस करके इसको लेके ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर हो जाएंगे बाद में सुकून से, चाहे मेरे से टॉपिक समझ लेना बोर्ड पे। तो इससे रिलेटेड किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।